पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी आज हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल और मुलाकात करेंगे हम एनएचपीसी से। 1975 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी मिनी रत्न पीएसयू के तौर पर और इस वक्त देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है। 24 पावर स्टेशन से 7 गीगावाट की मौजूदा क्षमता है इस कंपनी की। आइए हम आपकी मुलाकात कराएंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव कुमार विश्नोई साहब से। बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया है, एमबीए आपने किया है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को रशिया से, और साथ ही आपने इंजीनियर के तौर पर 1989 से एनएचपीसी ज्वाइन की थी, इन्हीं की एक ग्रुप कंपनी, और तब से लेकर अब तक 35 साल से ज़्यादा का लंबा और गहरा अनुभव है विश्नोई साहब का ये पूरे सेक्टर में कामकाज का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बुलाने के पीछे वजह ये कि बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं इस आपके पूरे सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, और अभी अभी सरकार की तरफ से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का भी ऐलान हुआ। बताएं सर, क्या आपकी कंपनी को किसी तरह से इससे कुछ फायदा होगा या आपकी कंपनी भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में किसी तरह से आगे भाग लेने की, कुछ इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है सर? थैंक यू अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इनफैक्ट जैसे आपने बात की, एनएचपीसी सबसे बड़ी पावर हाइड्रो पावर की सबसे बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, और पावर सेक्टर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रायोरिटी सेक्टर है आज की तारीख में। पिछले 6-8 वर्षों से अगर हम देखें तो पावर सेक्टर ने हमारे कंट्री में काफी अच्छा ग्रोथ किया है, और इसमें सभी जो पावर सेक्टर कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है। और अब चूंकि सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन के रूप में, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के रूप में एक इनिशिएटिव आया है, जिसमें इसमें ये एक टारगेट बनाया गया है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत एक अपने देश को हम लोग एक ग्लोबल मैप पे खड़ा करें, और एक इसको नॉट ओनली हाइड्रोजन जनरेशन हम करें बट ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन के रूप में हम इसको अपनी पहचान बनाएं। ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि आप ग्रीन एनर्जी जनरेट करें, ग्रीन पावर जनरेट करें। और ग्रीन पावर के लिए जो एनएचपीसी है, जैसा आपने कहा कि हमारा 7,000 मेगावाट या 7 गीगावाट की कैपेसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और हम लोग अगली 7 गीगावाट कैपेसिटी अगले 2.5 से 3 वर्षों में ऐड कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक आप इमेजिन कर सकते हैं कि 14 से 15 गीगावाट की कंपनी जिसके पास ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी मौजूद होगी, तो उसका एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन में पार्टिसिपेट करना बहुत स्वाभाविक है, और हम इसको एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। और कंपनी इसमें बहुत जल्दी अपने एक प्लान को लॉन्च करेगी, और जितने भी हमारे रिन्यूएबल सेक्टर के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट हुए हैं और जो होने हैं, उसके तहत हम इसको सिंक करेंगे अपने प्लान के हिसाब से। चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जहां पर करीबन 20,000 करोड़ की योजना सरकार ने रखी, उसमें एनएचपीसी पूरे जोर शोर से भाग लेने को तैयार है। सर, आपकी कंपनी के लिए अच्छी बात यह भी कि पावर डिमांड इस वक्त हाईएस्ट लेवल पर चल रही है, बहुत रिकॉर्ड हाई पर है। जरा एक बार बताएं सर, कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस तरह का है? क्या कुछ और नया निवेश करने के बारे में आप सोच रहे हैं? आगे किस तरह से आपका कामकाज रहेगा, जरा उसका अंदाजा दें सर। अनिल जी, जैसा आपने बताया कि पावर डिमांड के बारे में, लास्ट 1 ईयर यानी कि पोस्ट कोविड जो सिनेरियो रहा है, ऑलमोस्ट 9 to 10% के रेट से कंसिस्टेंटली पावर डिमांड ग्रो कर रही है। और अभी इस साल में तो जो फोरकास्ट है वो और भी ज्यादा आ रही है, क्योंकि जो नए नए सेक्टर्स ऐड हो रहे हैं जहां पे ग्रोथ है, ईवी सेक्टर में बहुत बड़ा ग्रोथ है, और हाइड्रोजन मिशन के लिए बहुत बड़ा पुश गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है। इसमें पावर की डिमांड का ग्रोथ हम जो फोर्स ही कर रहे हैं अगले 5 से 7 सालों तक, जो कि 2030 का हमारा लक्ष्य है, उस तक वो एक टोटल कैपेसिटी रिक्वायर्ड जो है कंट्री के अंदर, वो लगभग 800 गीगावाट प्लस होगी। आज की तारीख में जो 410 गीगावाट है, तो ऑलमोस्ट विल बी डबलिंग दिस कैपेसिटी इन नेक्स्ट 5 to 7 years। तो इस कैपेसिटी जो ऐड होने वाली है, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ने जितने भी पाइपलाइन में अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो इसी तरह की प्लान को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। जहां तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि जो भी एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स अंडर ऑपरेशन हैं आज,
की तारीख में इस कंपनी में जो कंपनी की जो टीम्स और जो हमारे कैपेसिटी है लोगों की स्ट्रॉन्ग एक इंजीनियरिंग कैपेसिटी है, उसके चलते हम लोगों ने बहुत एफिशिएंट ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किए हुए हैं, मैकेनिज्म्स, और फोर्स्ड आउटेजेस जो हमारे प्लांट की है वो बहुत मिनिमम है, जो नॉर्मेटिव फिगर्स होती है उससे भी कम है। उसका नतीजा ये है कि जो कैपेसिटी हमारी है वो हमेशा हमने नॉर्मेटिव कैपेसिटी को एक्सीड किया है पिछले कई वर्षों से लगातार, और हमेशा हमने डिजाइन एनर्जी जो एक नॉर्मेटिव एनर्जी फिगर होती है उसको क्रॉस किया है। तो ये सिलसिला अगले जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स अब लॉन्च कमीशन होने वाले हैं उसमें भी जारी रहेगा, और इसका क्रेडिट जो हमारी जो एक बहुत स्ट्रांग डेडिकेटेड टीम है उसको जाता है, और कंपनी इस मामले में बहुत एक अच्छा अपना पहचान रखती है। जी, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कैपेसिटी आगे बढ़ाने के लिहाज से भी और यूज़ करने के लिहाज से भी। सर, एक और खबरें जो चल रही है वो ये कि भाई पीटीसी इंडिया में सरकारी कंपनियां हिस्सेदारी बेचने के मूड में हैं। आपके पास भी 4% स्टेक है, क्या कुछ आप भी विचार कर रहे हैं सर? ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है अनिल जी, और चूंकि जब पार्टिसिपेट किया था हमने हमने इसमें शेयर होल्डिंग में, तो उस समय भी स्ट्रेटेजिकली पार्टिसिपेट किया था। कंपनी चूंकि अपने पैरों पे खड़ी हो गई है तो इसमें एग्जिट के ऊपर भी विचार हो रहा है, और बोर्ड ने भी इसमें विचार किया है, और इसमें बहुत जल्दी हम एक फैसला लेंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो उसी हिसाब से इस पर फैसला भी लिया जाएगा। सर, वैसे तो आपका सेक्टर बहुत ही बढ़िया कर रहा है, कंपनी भी अच्छा कर रही है, सरकार का फोकस भी पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पर रही है, चाहे हाइड्रो हो, सोलार में भी आपने अभी बीएल के साथ टाइप किया है। फिर भी बजट सामने, तो हम चाहते हैं कि अगर आपके सेक्टर की बजट से कोई उम्मीदें हैं तो बताएं सर। इसमें अनिल जी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जी, उनकी वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पावर सेक्टर जो है बहुत डायनामिक पावर सेक्टर बन गया है, और अगर आपके प्रोजेक्ट से जो पावर जनरेट हो रही है अगर वो वायबल नहीं है तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जो पावर सेल करने का सिलसिला जो चलता रहा था पिछले कई दशकों से, वो अब उतना आगे के समय में, आने वाले समय में बहुत ज्यादा वैलिड नहीं रहेगा, और इसके लिए वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वायबिलिटी के लिए हम बजट से दो तीन तरह की चीजें उम्मीद करते हैं। एक तो ये है कि जो प्रॉफिट एंड गेन्स के जो डिडक्शंस एप्लीकेबल थे अंडर सेक्शन 81A पैरा 4 सब पैरा 4, उसका जो है उसकी डेट को एक्सटेंड अगर कर दिया जाए, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए था कि जो जनरेटिंग पावर जो है एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर होती है तो वो एप्लीकेबल होंगे, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, से FY25 तक अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर के लिए अच्छा होगा। दूसरा, जो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए जो कंसेशनल टैक्स रेट था वो पहले 24 तक, FY24 तक था, अगर उसको भी बढ़ा दिया जाए तो वायबिलिटी के लिए वो भी एक बहुत बड़ा हेल्प होगा। और जो CSR एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं उनको अगर हम टैक्सेबल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं अंडर सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स, तो अगर उसमें उसको बना दिया जाए, डाल दिया जाए, तो उससे भी कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़ा इंप्रूव करते हैं, और एक जो नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक पुश मिलता है। ओके, तो ये आपके लिए बजट के लिहाज से जो कुछ भी सरकार की तरफ से होना चाहिए इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। विष्णु साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट मानकर हमें समय दिया, अपनी कंपनी के बारे में और सेक्टर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू अनिल जी, थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच सर।